So hey guys, welcome to your own channel Azological, one destination for all information. तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का पार्ट सेकंड। जी हाँ गाइस, हमने इससे पहले यहाँ पर पार्ट 1 डाल दिया है। अगर आपने वो पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर अभी तक आपको आई बटन पे आ गया होगा, वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम यहाँ पर मेनली बात करने वाले हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। और जैसा कि यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, यानी कि हम किंग्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ में क्रॉनिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्रॉनिकल्स की डेफिनेशन कि किस तरीके से यहाँ पर क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका क्रॉनिकल्स है, जो आपको क्रॉनिकल्स का मतलब है वो माइंड में एकदम छपा होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्रॉनिकल्स की, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जितनी भी हिस्ट्री लिखी है इंग्लिश में, और इन सारे के सारे अकाउंट्स को उन लोगों ने क्रॉनिकल कहा है। जब इस इंफॉर्मेशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया जाता है तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिकल्स। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जो भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स कंपाइल किए हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी एक वन बाय वन एक गिवन ऑर्डर में, तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिकल्स। तो भाई ये तो बात हो गई हमारी पार्ट 1 में, हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी गाइस कि मुगल किस तरीके से आया, मुगल का वर्ड किस तरीके से आया, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है मुगल्स की, कौन कौन से जो है एम्पायर उनकी, हमने थोड़ा बहुत जो है ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस किया था। फिर हमने मुगल इंपीरियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से रीज़न है क्रॉनिकल्स के प्रोडक्शन करने के लिए, क्यों यहाँ पर क्रॉनिकल्स की प्रोडक्शन की जाती है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि कौन कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए। फिर हमने गाइस यहाँ पे बात की थी कि मैन्युस्क्रिप्ट को किस तरीके से लिखा जाता है, कौन कौन से टास्क होते हैं। फिर हमने बात की थी कि पेंटेड इमेज किस तरीके से यूज़ की गई, किस किस तरीके से कन्फ्लिक्ट यहाँ पर लोगों में उभर कर सामने आए कि भाई यहाँ पर पेंटेड इमेज को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हमने बात की थी यहाँ पर अबुल फजल की अकबरनामा के बारे में और बाबरनामा के बारे में। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पर पार्ट सेकंड में बात करने वाले हैं कि अब यहाँ पर देखिए हमने तो पूरा बात कर लिया कि क्रॉनिकल किस तरीके से इस्तेमाल हुए, किस तरीके से लिखे जाते थे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो एएसआई है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी हमारी हिस्ट्री के लिए और हमारी रिसर्च के लिए इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आज भी। आप सबको पता होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ब्रिटिशर्स ने ही की थी। यानी कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यानी एक्सटेंसिवली हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसको स्टडी किया। अब आप सबके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि यार यहाँ पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से क्यों पढ़ा, क्यों इतना उसको रिसर्च किया, क्यों इस पे जो है अपना इतना टाइम इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई उनको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को लेकर इतना इंटरेस्ट इसलिए जगाया क्योंकि यहाँ पर उनको कल्चर के बारे में पता करना था। यहाँ पर जो इंडियन के लोग हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहने वाले हैं, उन लोगों का कल्चर कैसा है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। और ऑफ कोर्स ये सारी की सारी चीज़ें उनको मदद करेगी उसी के हिसाब से यहाँ पर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल करने के लिए। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पास में जाके, यानी उनके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पर क्या मतलब रहा होगा इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताते चलूँ जो कि आपके टर्म सेकंड में पूछी जा सकती है। वो ये है कि यहाँ पर सर विलियम जोन्स एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया था। और मैं आपको बताते चलूँ जितनी भी इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनकी प्रिंटिंग, एडिटिंग और ट्रांसलेशन वो सारी की सारी इन्हीं के अंडर में की गई थी, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंडर में। अब यहाँ पे जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी उसने बहुत सारे जो है यहाँ पर पब्लिश किए हैं, एडिट किए हैं अलग अलग वर्जन अकबरनामा के, बाबरनामा के 19th सेंचुरी के आसपास। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अकबरनामा है उसकी ट्रांसलेशन भी की गई थी इंग्लिश में, जो कि पब्लिश किया गया था हेनरी बेवरिज के द्वारा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताते चलूँ जो कि एक सरप्राइजिंग भी हो सकता है आप सबके लिए, वो ये है कि यहाँ पर अकबरनामा का तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया है, लेकिन आज तक किसी ने भी बादशाहनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया है। टिल डेट जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक किसी ने भी बादशाहनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया है। तो क्या आप यहाँ पर बादशाहनामा का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस अब इसके बाद यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट उभर कर आया कि अपने पूरी तरीके से पूरे अंपायर को लोगों का सपोर्ट, यानी जो पूरे प्रजा है, अब अलग अलग रिलीजियन के लोग थे, अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज के लोग थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि किंग को यहाँ पर सारा का सारा सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसी की वजह से यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग किंगडम उभर कर सामने आ पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर अपनाई गई, एक आइडियल किंगडम का नाम दिया गया जहाँ पर बताया गया कि जो किंग है उनको जो है गॉड की तरफ से एक डिवाइन लाइट
मिलती है, यानी कि स्पेशल सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर जो कोर्ट क्रॉनिकल जब आप इनको उठाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने एक बात कर रखी है मंगोल क्वीन जो है एलन कुआ के बारे में, जो कि ऐसा बताया जाता है कि एक जो है ऊपर से सनशाइन आई और वहां पे उस सनशाइन की वजह से वो जो है इम्प्रेग्नेंट हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं के बाद जब यहाँ पर उनकी जनरेशन इससे आगे बढ़ी, उसमें जो है किंग्स जो है बनते चले गए और एक तरीके से डिवाइन लाइट उन्हें गॉड की तरफ से मिलती चली गई। तो ये स्टोरी यहाँ पर डिस्कस कर रखी है कई सारे कोर्ट क्रॉनिकल्स में। अबुल फजल ने यहाँ पर मुगल किंगशिप को एक तरीके से हाईएस्ट स्टेशन माना है इसी हायरार्की के ऑब्जेक्ट में, जहाँ पर जिसको लाइट मिलती है गॉड की तरफ से, यानी ऊपर वाले की तरफ से। इसको यहाँ पर बताया गया है, पर्शियन या उर्दू में कहा जाता है फर्री इजादी। अब यहाँ पर अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल जो है इंस्पायर थे एक बहुत फेमस ईरानियन सूफी थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी। ठीक है, तो उन्होंने इस आइडिया को सबसे पहले डेवलप किया था और इस आइडिया के अकॉर्डिंग बात करें गाइस, यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक हायरार्की है जहाँ पर जो है डिवाइन लाइट मिलती है जो कि किंग्स टू किंग्स ट्रांसमिट होती रहती है, और वो एक तरीके से जो किंग्स होते हैं वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल गाइडेंस का सोर्स बन जाते हैं अपने लोगों के लिए। अब यहाँ पर गाइस बहुत सारी पेंटिंग्स का भी इस्तेमाल किया गया है क्रॉनिकल्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, जहाँ पर बताया गया कि भाई इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी डिवाइन लाइट मिलती है इस तरीके से अच्छे से शो करने के लिए, जिससे क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर पढ़ता था उस पेंटिंग को देखता था उसका एक तरीके से यहाँ पर माइंड में वो चीजें छप जाती थी, एक तरीके से बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाता था किंग्स को लेकर और उसके कोर्ट हिस्टोरियंस को लेकर। अब यहाँ पर बात करूँ मैं तो मुगल आर्टिस्ट फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जितने भी एम्परर्स थे, यानी जितने भी बादशाह या राजा गुजरे थे, जितने भी रूलर थे, उन सबको यहाँ पर एक अलग तरीके से शो करना स्टार्ट कर दिया। अब वो अलग तरीका क्या था, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए ये किंग की फोटो है, हालांकि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल एग्जांपल। मान लीजिए किंग की फोटो है या फिर मैं कहूँ पेंटिंग बनाई गई है, तो उसके ऊपर एक हेलो बनाना शुरू कर दिया। हेलो एक तरीके से कह सकते हैं हम, यहाँ पर आपने देखा होगा जो क्रिश्चियंस लोग जीसस क्राइस्ट की जो है पेंटिंग बनाते हैं तो उसके ऊपर एक तरीके से ऐसे डिवाइन लाइट वाला जो गॉड की तरफ से आता नहीं है, सर के ऊपर जो बना देते हैं एक लाइट होती है डिवाइन लाइट, जिसमें पता चलता है कि हाँ भाई ये कोई फरिश्ता है या कोई एंजल है। तो इस तरीके का यहाँ पर पोर्ट्रेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपनी पेंटिंग्स वगैरह में, ताकि पता चले कि यहाँ पर जो है यहाँ पर एक स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है गॉड की तरफ से। और गाइज मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताते चलूँ कि जो भी आप यहाँ पर हिस्ट्री में अपने चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा, चाहे बात करें 11th में या फिर 12th में जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, उन सब में आप देखेंगे चाहे कोई भी किंगडम हो, कोई भी किंग्स हो, वो कोई हर किंग्स जो है यहाँ पर अपना जो है एक तरीके से स्पेशल सपोर्ट दिखाने की कोशिश करता है कि भाई देखो मेरे को जो है गॉड की तरफ से एक स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। चाहे वो किसी भी, आप देख सकते हैं किसी भी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ले लो या फिर कहीं और जो है आप यहाँ पर रोमन किंगडम में ले लो, रोमन एम्पायर में ले लो, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। अब वो ये इसलिए मिलेगा क्योंकि हर एक शख्स, हर एक किंग, हर एक रूलर ये दिखाना चाहता है कि भाई हमें जो है स्पेशल सपोर्ट मिलता है गॉड की तरफ से, जिसकी वजह से जो उनकी प्रजा है, जो उनके लोग हैं, वो भी एक्सपेंड हो और उसी के साथ साथ यहाँ पर उनका जो एक तरीके से विश्वास है किंग्स के ऊपर वो भी और बढ़ते जाए। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किंग्स के विश्वास की, तो इस तरीके से यहाँ पे बात करें अगर हम किंगशिप की, तो किंगशिप को यहाँ पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। अबुल फजल ने यहाँ पर सोवरेनिटी को डिफाइन किया है किंगशिप के बारे में लेकर, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वही एक तरीके से यहाँ पर सोवरेनिटी है। अब यहाँ पर हमारे लिए आज के समय में तो सोवरेनिटी कुछ और है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट है, मतलब चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पर हुआ क्या कि एक तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए माना गया सोवरेनिटी को क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एम्परर जो है चार चीजों को लेकर प्रोटेक्शन करता है अपनी प्रजा की, यानी अपने लोगों की। अब वो चार चीजें कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो है गाइस यहाँ पर लाइफ, यानी कि जिसको हम जन कहते हैं। दूसरी चीज है माल यानी प्रॉपर्टी। तीसरी चीज है यानी नाम, जिसको हम इंग्लिश में ऑनर कहते हैं। और यहाँ पर चौथी चीज है दीन, फेथ। अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर फेथ के बारे में बात नहीं हुई, आपको ही पता है कि मुगल एम्पायर के किंगडम में या फिर हम कह सकते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एट दैट टाइम बहुत सारे एथनिक ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज रहते थे, तो उन सब की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन चारों चीजों की प्रोटेक्शन करने के बाद किंग को बदले में क्या मिलता है, किंग्स को बदले में यहाँ पर दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज तो ओबीडियंस, यानी कि आप जो है जो करंट रूलर है उसको सपोर्ट करें, और दूसरी चीज है शेयर ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। तो ये दो चीजें बदले में चाहिए होती हैं किंग्स को जब वो इन चार चीजों की प्रोटेक्शन करते हैं। और गाइस जो इन चार चीजों की सबसे अच्छे से प्रोटेक्शन कर लेते थे उन लोग को यहाँ पर सबसे बेहतरीन बादशाह या किंग या रूलर माना जाता था। तो गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया चलूं कि यहाँ पर मुगल मोनार्की सिस्टम में अलग अलग टाइप के सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया गया था। खास करके यहाँ पर जो आइडिया ऑफ जस्टिस था, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंसाफ था, उसको भी यहाँ पर विजुअली रिप्रेजेंट किया गया था।
और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल जो था इस चीज में वो था यहाँ पर मोटिव ऑफ द लॉयन और लैम का, यानी एक तरफ हम कह सकते हैं एक लॉयन बनाया जाता था, लॉयन का मोटिव, और दूसरी तरफ काऊ का मोटिव बनाया जाता था। और उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं एक प्यार मोहब्बत वाली चीज दिखाई जाती थी, जिससे पता चलता था कि भाई हमारे यहाँ पूरे किंगडम में एक तरीके से यूनिटी बनी हुई है। और एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरा लायन और काऊ का मोटिव था उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लॉयन था वो एक तरीके से स्ट्रेंथ का यहाँ पर सिग्निफाई करता था, स्ट्रेंथ को, और जो काऊ है या फिर हम कहें लैम है वो एक तरीके से यहाँ पर वीकनेस को जो है सिग्निफाई करता था, वीकनेस को। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों को मिला के दिखाता था कि भाई हमारे किंगडम में दोनों तरीके के लोग रह सकते हैं यूनिटी के साथ। अब यहाँ पर कई सारे कोर्ट सीन दिखाए गए हैं बादशाहनामा की तरफ से। बादशाहनामा में जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इसी तरीके की इलस्ट्रेशन मिलेंगी और यहाँ पर इसी टाइप की कई सारी मोटिव्स भी आपको मिल जाएंगी। और ऐसा बताया गया है कि ये सारे के सारे मोटिव्स आप देखेंगे बादशाहनामा में या फिर कोई भी क्रॉनिकल्स में मुगल एम्पायर की, तो वहां पे आपको एम्परर के थ्रोन के आसपास ये मोटिव्स दिखाई जाएंगी। अब यहाँ पर गाइस जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं उन्होंने पूरे एम्पायर को एक तरीके से एक डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटीज के तौर पर शो किया है। यानी एम्पायर में ये शो करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन जैसे हिंदू, जैना और यहूदी, जिसको हम ज़ोरास्ट्रियन भी कहते हैं, मुस्लिम्स, इन अलग अलग रिलीजियन के लोग, इन अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर साथ में मिलकर रहते थे यूनिटी के साथ। इसको भी यहाँ पर मुगल क्रॉनिकल्स में शो किया गया है। इसी के साथ साथ गाइस बात करें यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे बात की गई थी, जहाँ बताया गया कि जो एम्परर्स हैं यानी कि जो रूलर हैं वो इन सारी चीजों से ऊपर उठकर, रिलीजियस वगैरह इन सब से ऊपर उठकर यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को हमेशा सपोर्ट करते थे। अब इन सारी चीज को आप लेकर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए सारी की सारी चीजें की गई होंगी। तो गाइस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिटी के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रजा है या पूरी के पूरे जो रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से यूनाइट किया गया। तो गाइस यहाँ पे लाया गया था, बहुत ही फेमस पॉलिसी मानी गई है ये मुगल जो है हम कह सकते हैं मुगल एम्पायर में, वो है आपका पॉलिसी ऑफ सोलीकुल। एक तरीके से इसे यहाँ पर इंग्लिश में आ यूनिफाइंग फोर्स भी कहा जाता था। तो यहाँ पर गाइस अबुल फजल ने इस आइडिया को, जिसको हम सोलीकुल भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है एब्सोल्यूट पीस, एक कॉर्नर स्टोन माना है एक इनलाइटन रूलिंग का, यानी जिसको अच्छे से रूल करना है उसको इस पॉलिसी को जरूर अपनाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर अबुल फजल ने इस आइडिया को एक तरीके से सोलीकुल को एक एब्सोल्यूट पीस के तौर पर माना है, जो कि हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी जगह रूल करने के लिए अकॉर्डिंग टू अबुल फजल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सोलीकुल में क्या होता था कि सारे के सारे रिलीजियन और स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। हर एक रिलीजन का पर्सन कोई भी अपना जो है स्कूल ऑफ थॉट का हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हो, वो जो है उसके पास फ्रीडम है, वो अपने जो है रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, अपने रिलीजन को आसानी से जो है मान सकता है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है रिलीजियसली। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन लाई गई थी। कंडीशन ये थी कि यहाँ पर उनको जो स्टेट है, यानी जो हम कह सकते हैं जो स्टेट की अथॉरिटी है, उसको किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी कंडीशन में अंडरमाइन नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे जो आइडियल था सोलीकुल का, वो इम्प्लीमेंट किया गया था अलग अलग स्टेट पॉलिसीज के थ्रू। और यहाँ पर जो नोबिलिटी थी मुगल की, वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंपोजिट थी, क्योंकि वहाँ पर आप जानते ही हैं कि मुगल्स में ईरानी भी थे, तुरानी भी थे, अफगान्स भी थे, राजपूत भी थे, डेकनीज भी थे। ये सारे के सारे लोगों को पोजीशन अलग अलग उनके हिसाब से, उनके सर्विस के हिसाब से, उनकी लॉयल्टी के हिसाब से दी गई थी। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जब अकबर का टाइम आया तो अकबर ने, आप सबको पता है, 1563 में पिलग्रिमेज के ऊपर एक टैक्स लगता था, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। और 1564 में अकबर ने जिजिया टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया गया था। और यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन थी वो सारे के सारे ऑफिसर्स को, सारे के सारे एम्पायर के ऑफिसर्स को दी गई थी कि भाई आपको यहाँ पर जो सोलीकुल है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट जरूर करवाना है। और गाइस यहाँ पर सारे के सारे जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने अलग अलग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, चाहे हम मॉस्को की बात करें, मतलब मंदिर या मस्जिद की बात करें, टेम्पल्स की बात करें, तो सारे के सारे मुगल एम्परर्स ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ग्रांट्स या सपोर्ट जरूर दिए हैं। अब मैं एक और बात यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, वो इसलिए दिए गए होंगे अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस की यहाँ पर जो पॉलिटिकल बेनिफिट है, जो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मुगल एम्पायर का यूनाइट करने का एक तरीका है, उसमें से भी ये हो सकता है। और गाइस ऐसा भी बताया जाता है कि कई सारी टेम्पल्स वगैरह को वॉर के टाइम पे डिस्ट्रॉय भी किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि कई सारी ग्रांट्स वगैरह भी यहाँ पर इशू किया गया था उनके रिपेयरिंग के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर शाहजहां के टाइम पे और औरंगजेब के टाइम पे दोनों ने गाइस, यहाँ पर शाहजहां ने भी और औरंगजेब ने भी, दोनों ने यहाँ पर जो है टेम्पल्स की रिपेयरिंग के लिए, टेम्पल्स को बनवाने के लिए ग्रांट्स और सपोर्ट भी दिए थे। हाउएवर उनके टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि जिजिया टैक्स को जो है दोबारा जो है री इम्पोज कर दिया गया था। तो देखिए गाइस,
मुगल एम्पायर में आप सबको पता है कि कैपिटल सिटी वगैरह भी चेंज होती गई, जैसे कि हम कह सकते हैं शाहजहां के टाइम पे दिल्ली था, फिर उसके बाद जो है ऐसे चेंज हुआ, फिर अकबर के टाइम पे कुछ और चेंज हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कैपिटल सिटीज थी उनको एक सेंटर माना गया था और यहाँ पर इसको शिफ्ट भी किया गया 16 और 17 सेंचुरी के आसपास। अब यहाँ पर गाइस बाबर ने जो है आगरा के लोधी कैपिटल को जब चेंज किया तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कोर्ट है वो भी विद इन 4 ईयर्स जो है चेंज होता गया अपने कैपिटल्स में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगरा के किले की जो है फोर्ट की, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1560s में रेड स्टोन से। फिर उसके बाद 1570s में उन्होंने एक और नया कैपिटल बनवाया अकबर ने, जिसको नाम दिया गया फतेहपुर सिकरी, जो कि गाइस यहाँ पर अजमेर की तरफ जो रोड जाता था उस वक्त में उससे डायरेक्टली ये कनेक्टेड था। अजमेर आप सबको पता है जहाँ पर दरगाह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर माना जाता था। अब यहाँ पर जो मुगल एम्परर, ऐसा बताया जाता है कि जो मुगल एम्परर्स थे उनका क्लोज रिलेशनशिप रहा है चिश्ती सिलसिले के सूफीज के साथ। अकबर ने यहाँ पर एक व्हाइट मार्बल का टॉम भी बनवाया था शेख सलीम चिश्ती के लिए, जो कि आप देख सकते हैं आज भी मौजूद है फतेहपुर सिकरी की जो फ्राइडे मॉस्क्यू है उसके पास। अकबर ने बहुत सारी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया था, जैसे कि बुलंद दरवाजा, जिसको इंग्लिश में आर्च गेटवे भी कहा जाता है, ताकि यहाँ पर जो मुगल विक्ट्री है गुजरात के टाइम वो उस टाइम बनवाया गया था, ताकि यहाँ पर जो मुगल विक्ट्री है उसको शोकेस किया जा सके। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जो कैपिटल थी फिर उसके बाद यहाँ पर 1585 में लाहौर की तरफ शिफ्ट कर दी गई थी, ताकि यहाँ पर जो कंट्रोल है नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो और मजबूत किया जा सके। और इसी तरीके से यहाँ पर अकबर ने लगभग 13 साल तक इसको अच्छे से मॉनिटर किया भी था। शाहजहां ने फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर फिर अलग अलग फिजिकल पॉलिसीज को अपनाया, अलग अलग जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी खर्च किए, यानी मॉनेटरी एक्सपेंसेस किए। जाहिर सी बात है शाहजहां का जो वक्त माना जाता है वो यहाँ पर बिल्डिंग्स का माना जाता है, आर्किटेक्चर का माना जाता है, तो उसी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो शाहजहां के टाइम पे किया गया था मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर। जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वगैरह थी वो मोनार्किकल कल्चर को शो करती थी, तो दैट्स वाई यहाँ पर एक तरीके से उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उस कल्चर को शो करने के लिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया गया था। और इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ पाइटी। 1648 में 1648 में जो कैपिटल था उसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था शाहजहानाबाद में। शाहजहानाबाद जो कि आज का आपका जो है यहाँ पर जो आपका पुरानी दिल्ली है उस एरिया को माना जाता था। इट वॉज अ न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेसिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पर आज भी आपका रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और एक ट्री लाइन जो एक्सप्लेनेड बाजार बना हुआ है जिसको हम चांदनी चौक भी कहते हैं, और एक तरीके से नोबिलिटी के लिए एक स्पेशियस होम्स भी बने हुए हैं वहाँ पर, वो सारी की सारी चीज़ें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो गैस अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शाहजहाना सिटी है, जो शाहजहाना सिटी था वो एक तरीके से एक फॉर्मल विजन था एक ग्रांड मोनार्की का। तो अब यहाँ पर जो मुगल एम्परर्स के कोर्ट थे, जो उनके प्रोसीजर थे, वो उनकी स्टेटस और पावर को शो करते थे। जो गाइस यहाँ पर तख्त होते थे जिसको हम यहाँ पर थ्रोन भी कहते हैं, उसको विजुलाइज किया गया था एक एक्सिस मुंडी के तौर पर, जिसको हम पिलर भी कहते हैं इंग्लिश में या पोल भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर अर्थ की तरफ ऐसे बना हुआ था। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे थ्रोन बना हुआ था, यहाँ पर ऊंचाई पर जो है किंग बैठता था और इस साइड जो है बाकी वजीर वगैरह जो है यहाँ पर रहते थे। अब यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कैनोपी है वो एक तरीके से सिंबल मानी जाती थी किंगशिप की। और गाइस यहाँ पर जो कैनोपी है उसका मतलब होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ट्री है और उसके ऊपर का जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसी को हम कैनोपी कहते हैं। तो उसी के टाइप का कुछ जो है पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता था, जो कि मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और गाइस यहाँ पर जो कोर्टियर्स होते थे, यानी कि जो यहाँ पे दरबार में जो लोग रहते थे, वजीर होते थे, तो जो वजीर जितना ज्यादा पास होता था किंग के, वो उतना ज्यादा यहाँ पर उसकी लॉयल्टी शो होती थी और उसके हिसाब से उसकी पावर भी डिटरमाइन होती थी। यानी जो जितना ज्यादा पावरफुल था वो जो है उतना ज्यादा किंग के करीब होता था दरबार में यानी कोर्ट में। और ऐसे भी बताया जाता है कि एक बार अगर यहाँ पर एम्परर अपने थ्रोन पर बैठ जाता था उसके बाद यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर परमिशन नहीं थी अपनी पोजीशन को चेंज करने की। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर मुगल कोर्ट एक तरीके से मैंने बताया आपको एक सेंटर माना गया है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सोशल कंट्रोल का बहुत बड़ा जरिया भी था, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि मुगल कोर्ट में बहुत सारी एटिकेट वगैरह डिफाइन की जाती थी कि किस तरीके से यहाँ पर आपको रहना है, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, कौन कौन से फॉर्म ऑफ एड्रेस कोर्टिसीज होनी चाहिए, कौन कौन सी स्पीच होनी चाहिए, ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर की जाती थी। और अगर यहाँ पर कोई भी एटिकेट यानी कोई भी मैनर्स की अगर कोई भी वायलेशन होता था तो उसके लिए यहाँ पर पनिशमेंट भी ऑन द स्पॉट दी जाती थी। अब इसी के साथ साथ आप सबको पता है कि यहाँ पर जब किंग्स वगैरह आते थे तो मतलब बोलते नहीं जैसे मूवीज वगैरह में कि जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं, तो इस तरीके की यहाँ पे सैल्यूटेशन वगैरह भी होती थी। जैसे यहाँ पर फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन जो कि एक तरीके से पर्सन के स्टेटस को हायरार्की में डिफाइन करती थी, इंडिकेट करती थी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जब
जो डीपर प्रोस्टेशन है, यानी झुक के जब जो है सलाम करते थे या जो है अदब के साथ आते थे, तो एक तरीके से एक सिंबल दिखाता था एक हाई स्टेटस का। और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्टेटस, तो अभी तक की यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में भी आपने देखा होगा जो सजदा वगैरह या कंप्लीट प्रोस्टेशन जो झुक के पूरा ऐसे दिखाया जाता था, तो वो एक तरीके से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन माना जाता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो है सैल्यूटेशन, जैसे कि यहाँ पर आपका चेहर तस्लीम, जमीन बोस यानी जो अर्थ को किस करना उसके सामने, तो एक तरीके से बहुत हाईएस्ट लेवल का जो है सैल्यूटेशन माना जाता था। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक इनवाइस होते थे मुगल कोर्ट में, उन सबको भी यही सिमिलर जो रूलर जो वजीर यहाँ पर इन सबको फॉलो करते थे, उन सबको भी यहाँ पर फॉलो करना होता था। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो दूसरे किंगडम की तरफ से लोग आते थे, जिसको हम उर्दू में एलची भी कहते हैं, जिसको मैसेंजर भी कह सकते हैं, कि भाई एक तरीके से यहाँ पर ये दूसरे किंगडम की तरफ से या दूसरे रूलर की तरफ से भेजा गया है, तो वो क्या वो भी सैल्यूटेशन करेगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रिस्क्राइब किया गया था जो भी उसको अच्छा लगे या उसके अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट हो, उसके हिसाब से यहाँ पर वो हमारे रूलर को, हमारे एम्परर को ग्रीट करेगा। और उसमें अलग अलग टाइप होते थे, जैसे कि कई लोग जो है झुक के बहुत ज्यादा करते थे, कई लोग ग्राउंड को जो है किस करते थे, कई लोग जो है अपना पर्शियन कस्टम, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर्शिया जो है पर्शिया के रीजन से भी कई सारे एम्बेसडर आते थे, तो अपने पर्शियन कस्टम के हिसाब से भी यहाँ पर जो है ग्रीट करते थे, जैसे कि ऐसे सीने पे हाथ रख लिया। तो इस तरीके के जो है अलग अलग सैल्यूटेशन होते थे। हालांकि थॉमस रॉय जो कि एक इंग्लिश इन्वॉय थे जेम्स फर्स्ट के, उन्होंने यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर को ग्रीट किया था अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम, दैट इज सिंपली गोइंग बिफोर हिम, यानी जस्ट ऐसे जो है थोड़ा सा झुके। तो अलग अलग जैसे जैसे एम्पायर में अलग अलग तरीके होते थे, तो एम्बेसडर अपने ही तरीकों को फॉलो करते थे। और एक बार हुआ क्या था कि इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि थॉमस रॉय जब यहाँ पर गए थे यूरोपियन कस्टम यानी जेम्स वन की तरफ से, जेम्स वन जो कि रूलर थे उनकी तरफ से जब ये गए थे, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर एक तो पहली शॉकिंग चीज ये थी कि यहाँ पर जैसे ये जो है हल्का से झुक के थोड़ा सा ग्रीट कर दिया। इसके बाद दूसरी चीज की थी कि यहाँ पर उन्होंने मुगल एम्परर के सामने जो है एक चेयर की भी डिमांड कर दी कि भाई जो है मैं यहाँ पर बैठ के बात करूंगा आराम से। तो इस तरीके से होता है कि कभी कभी जो है अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन ये जो है एक तरीके से हम एक्सेप्शन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर याद रखना है अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर मुगल कोर्ट से रिलेटेड जो भी डेली रूटीन्स होते थे, जो भी काम होते थे, या मैं कहूँ यहाँ पर जो मुगल एम्परर था टू बी प्रिसाइज उनके क्या रूटीन रहता था सुबह से लेकर शाम तक। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एम्परर था उसका डे यहाँ पर शुरू होता था सनराइज से, उनके पर्सनल रिलीजियस डिवोशन के साथ, प्रेयर्स वगैरह के साथ। और फिर उसके बाद जो है गाइज यहाँ पर एक स्मॉल बालकनी बनाई गई थी जहाँ पर जो है झरोखा दर्शन के लिए मॉर्निंग में लोग आते थे, जैसे कि क्राफ्ट्समैन वगैरह, पीजेंट्स वगैरह, वुमेन वगैरह अपने चिल्ड्रंस के साथ, ये सब अपनी अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और ये जो बात करें अगर हम झरोखा दर्शन, तो इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पर अकबर ने। फिर उसके बाद क्या होता था, फिर उसके बाद जो यहाँ पर एम्परर था वो जाता था यहाँ पर हॉल ऑफ ऑडियंस, जिसको हम दीवाने आम भी कहते हैं, ताकि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डिस्कस की जाती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते थे, जो वजीर होते थे, जो यहाँ पर काम करने वाले होते थे, वो गाइज यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह और अपनी रिक्वेस्ट वगैरह शो करते थे। और देन फिर उसके बाद एक प्राइवेट मीटिंग होती थी जहाँ पर कुछ सीक्रेट चीज़ें, जो कि जासूसी हम तरीके से कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती थी स्टेट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती थी। और इसमें जो है गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हाई मिनिस्टर होते थे, जो हम कह सकते हैं जो जिनकी लॉयल्टी जो है किंग्स की तरफ ज़्यादा थी, जिनको पावर थोड़ी ज़्यादा मिली थी वजीरों के, बाकी वजीरों के मुकाबले, तो उन सबको भी यहाँ पर पेटिशन, उन सबको भी यहाँ पर ये परमिशन थी कि वो अपने अपने पेटिशन, अपनी अपनी जो पॉइंट्स हैं वो दीवाने खास की मीटिंग में रख सकते थे। और दीवाने खास में गाइज यहाँ पर टैक्स ऑफिशियल्स वगैरह भी अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, अपनी जो अकाउंट्स हैं, वो सब शो किया करते थे। अब बाकी जो मीटिंग्स होती थी उसमें गाइज यहाँ पर रेपुटेड आर्टिस्ट जो होते थे अपने वर्क वगैरह दिखाते थे कि भाई देखो हमने ये काम किया आपके लिए। फिर उसके बाद अलग अलग आर्किटेक्ट्स वगैरह की बिल्डिंग प्लान्स वगैरह भी जो है शो किया जाता था, जो कि एम्पायर शो करते थे, व्यू करते थे कि भाई आपकी बार हमें इस डिज़ाइन की बिल्डिंग यहाँ पे बनानी है। स्पेशल ओकेजन पे जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें कोई एनिवर्सरी अगर हुई है कि यहाँ पर 1 साल हो गया भाई आपकी हुकूमत को, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता था। फिर उसके बाद यहाँ पर ईद, शब बारात, होली वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मुगल कोर्ट्स में, मुगल एम्पायर के आसपास इलाकों में, जो यानी जहाँ पर मुगल कोर्ट होते थे उनके आसपास के इलाकों में भी बनाया जाता था। अब यहाँ पर जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने 3 फेस्टिवल जो है 1 साल में जरूर जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे। पहला तो गाइज यहाँ पे था सोलर और लूनर बर्थडे ऑफ द किंग और नौरोज, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बर्थडे था वो ये 3 टाइप के जो फेस्टिवल्स है वो यहाँ पर वो भी सेलिब्रेट जरूर करते थे। और ऐसा भी गाइज यहाँ बताया गया है, होता क्या था कि यहाँ पर किंग्स को तौला जाता था, यहाँ पर बड़े बड़े तराजू रखे जाते थे, आपने देखा होगा
शायद एक जोधा अकबर का सीरियल था, उसमें भी ये चीज़ पोर्ट्रेट की गई थी। यहाँ पर एक तरफ किंग बैठ जाता था और फिर उसके मुकाबले में यहाँ पर अलग अलग गोल्ड्स वगैरह और जो है सोना चांदी जो जेवरात हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब रखी जाती थी। और जो भी यहाँ पर अगर जब बराबर हो जाता था पूरा, यानी कि जो कांटा था तराजू का, जब वो बराबर हो जाता था तो उसके बाद यहाँ पर इसको जो है गरीबों में बांट दिया जाता था। उसके बाद गाइस यहाँ पर परफ्यूम कैंडल्स वगैरह जो है रिच होल्डर्स वगैरह ये सब जो है वॉल्स वगैरह में लगाए गए थे। कलरफुल हैंगिंग वगैरह लगाया जाता था विजिटर्स वगैरह के लिए। और एम्परर जो होते थे वो हाउस हाई साउंडिंग और रिदमिक टाइटल्स वगैरह सुनना चाहते थे जब भी वो आते थे। जो मैंने बताया नहीं आपको कि जलालुद्दीन अकबर तशरीफ ला रहे हैं, तो इस तरीके के जो टाइटल होते थे वो भी इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर जो किंग्स के नज़दीकी लोग होते थे उन लोगों को अलग अलग टाइटल गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता था। जो मुगल थे उन्होंने अलग अलग ग्रैंड, जो मुगल एम्परर थे उन्होंने अलग अलग ग्रैंड टाइटल्स वगैरह को यहाँ पर अडॉप्ट करते थे वो जब भी कोई बड़ी विक्ट्री हासिल करते थे, जिसको यहाँ पर मुगल कॉइन्स वगैरह में भी मेंशन किया जाता था। मुगल जो थे उन्होंने अलग अलग टाइटल्स वगैरह दूसरों को भी ग्रांट किए थे उनके मेरिट के हिसाब से। और ऐसा भी बताया जाता है कि कोर्ट में अगर आपको यहाँ पर हायरार्की देखनी है कि भाई किंग्स के बाद कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, रूलर के बाद कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उनके टाइटल के हिसाब से आसानी से पता लगाया जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक टाइटल था यहाँ पर असफ खान। अभी जो असफ खान का टाइटल था ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाईएस्ट मिनिस्टर वगैरह को ही दिया जाता था। तो असफ खान हम कह सकते हैं एक तरीके से एक लीजेंडरी मिनिस्टर था। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो असफ खान ही क्यों दिया जाता था, तो ऐसा बताया जाता है कि असफ खान जो है एक लीजेंडरी मिनिस्टर थे प्रोपेट किंग सुलेमान के। ठीक है, तो सुलेमान जो प्रोपेट किंग थे उनके जो लीजेंडरी मिनिस्टर थे उनको यहाँ पर जो टाइटल था असफ खान का वो दिया जाता था। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर मिर्जा राजा जो कि एक टाइटल था जो कि औरंगजेब ने यहाँ पर दिया था अपने दो इंपॉर्टेंट नोबल्स को, यानी दो इंपॉर्टेंट नोबिलिटी क्लास के लोगों को। जो पहले व्यक्ति थे वो थे यहाँ पे जय सिंह और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे जसवंत सिंह। फिर उसके बाद जो टाइटल था, अब यहाँ पर जो गाइस ये टाइटल था ये ऐसे नहीं मिल जाता था किसी को भी दे दिया जाए, ये मेरिट के हिसाब से, यानी जो अपनी लॉयल्टी जितना ज़्यादा अच्छे से शो कर पाता किंग्स को और यहाँ पर जो जितने अच्छे से जो यहाँ पर सर्विस दे पाता, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टाइटल वगैरह थे ये अर्न किए जाते थे। और या तो और ऐसा बताया जाता है कि इसको पैसों में बेचा भी जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक मीर खान थे, मीर खान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए थे औरंगजेब को इस टाइटल को पाने के लिए। टाइटल कौन सा था? टाइटल था अलिफ, दैट इज ए, टू बी एडेड टू हिज नेम टू मेक इट अमीर खान। ठीक है, तो इनका जो मीर खान नाम था, तो ये जो है यहाँ पर अपने नाम को बदलने के लिए, यानी नाम के आगे ए रखने के लिए, ताकि इनका नाम जो है अमीर खान हो जाए, उसको बदलने के लिए यहाँ पर उन्होंने 1 लाख रुपए जो है पे किए थे। और गाइस इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह, जैसे कोई भी इनाम होता था, कोई भी बहुत अच्छा काम कर दिया जिसने, तो उसको भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवार्ड्स वगैरह दिए जाते थे। ऑन अ रेयर ओकेशन जो लोटस ब्लॉसम था, एक तरीके से बताया जाता है कि अलग टाइप का ये पद्मा मुरस्सा था, ये भी दिया जाता था गिफ्ट के तौर पर। और जब कोई भी दरबारी जो होते थे, यानी जो दरबार में रहने वाले मुगल कोर्ट में जो रहने वाले लोग थे, वो यहाँ पर एम्परर को अप्रोच करते समय कुछ ना कुछ, जैसे कोई स्मॉल सम ऑफ मनी, जैसे नजराना वगैरह जिसको हम पेशकश भी कहते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर लाते थे। ऑफरिंग गिफ्ट जो एक तरीके से माना जाता था एक साइन ऑफ ऑनर या रिस्पेक्ट इन डिप्लोमेटिक रिलेशन, चाहे वो एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाना हो, एक तरीके से साइन ऑफ ऑनर रिस्पेक्ट माना जाता था डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। अब जाहिर सी बात है जो भी एम्बेसडर बाहर से आते थे, यानी बाहर किंगडम से आते थे, वो यहाँ पर या तो ट्रीटीज वगैरह नेगोशिएट करने के लिए और या तो अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन कंपीटिंग पॉलिटिकल पावर्स, इन सारे कामों के लिए आते थे। और इस केसेस में वो यहाँ पर एक गिफ्ट जरूर लाते थे जो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट सिंबॉलिक रोल अदा करती थी। थॉमस राय जिसकी हम बात कर रहे थे अभी पिछले स्लाइड में, जो कि एक इंग्लिश एम्बेसडर थे, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए जब उन्होंने देखा कि जो रिंग उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट की थी इनके एक हाईएस्ट मिनिस्टर असफ खान को, वो उन्होंने यहाँ पर उसको वापस लौटा दी। और उस वक्त में वो किंग्स की वो जो रिंग थी, जो अंगूठी थी, वो 400 रुपए की थी। तो हम कह सकते हैं उस वक्त में 400 रुपए बहुत होता था, क्योंकि 1 रुपए में गेहूं राशन वगैरह ऐसे बताया जाता है हिस्टोरियंस के अनुसार, हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो मिल जाता। तो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल रिंग थी जो यहाँ पर वापस लौटा दी गई थी असफ खान, जो कि हाईएस्ट मिनिस्टर होते थे मुगल कोर्ट में। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे मुगल कोर्ट्स के बारे में, उसके इंपीरियल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर जो एम्परर होते थे, मुगल एम्परर, उनका जो है यहाँ पर डोमेस्टिक जो है लाइफ कैसी थी, यानी उनके घर की लाइफ कैसी होती थी। तो गाइस यहाँ पर जो मुगल की डोमेस्टिक वर्ल्ड होता था उसको यहाँ पर कहा गया है हरम। और एक तरीके से ये एक वर्ड है जो है ये एक पर्शियन वर्ड माना गया है जिसको हम कहते हैं सैक्रेड प्लेस। तो हरम में यहाँ पर क्या होता था, हरम में जो भी वाइफ्स रहती थी एम्प्रेस वगैरह की, वो यहाँ पर रहती थी
और जो उनके साथ में काम करने वाली उनके रिलेटिव्स वगैरह और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते थे वाइफ्स के, वो सब यहाँ पर रहते थे, जिसमें यहाँ पर सर्वेंट्स भी होते थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल स्लेव्स हो। और गाइस एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली ये भी है कि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बाउंड्री लाइन भी हम कह सकते हैं अपनी वाइफ्स के लिए कैटेगराइजेशन कर रखी थी। पहली कैटेगरी यहाँ पर बेगम थी, क्योंकि हम कह सकते हैं काफी नजदीक हुआ करती थी, और जो बाकी वाइफ्स थी उन लोगों को आगा कहा जाता था, जो कि यहाँ पर हम कह सकते हैं हु आर नॉट नोबल बाय बर्थ, यानी जो बाय बर्थ नोबल क्लास से नहीं हुआ करती थी। और जाहिर सी बात है जो बेगम्स हुआ करती थी उन सबको यहाँ पर गिफ्ट वगैरह देना होता था मेहर के तौर पर। हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वगैरह देना होते थे जो नोबल क्लास की तरफ होते थे, यानी लड़की की तरफ से यहाँ पर उन्हें काफी अच्छा खासा जो है यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश वगैरह एम्परर को देना होता था। और गाइस यहाँ पर वाइफ्स वगैरह को यहाँ पर एक जो है कॉन्कुबाइंस यानी अगाचा यानी पॉकेट मनी हम जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं, वो उनके यहाँ पर मंथली अलाउंस के तौर पर दिए जाते थे। और ये जो है इसकी अगर हम वैल्यू बात करें वैल्यू की, तो ये जो है हस्बैंड की विल के हिसाब से होता था, यानी जो सबसे नजदीक होता था, जो वाइफ सबसे नजदीक हुआ करती थी, उसको यहाँ पर उसके हिसाब से पॉकेट मनी दी जाती थी। उसी के साथ साथ मुगल हाउस होल्ड में अलग अलग जो है मेल और फीमेल स्लेव्स भी रहा करते थे। उन्होंने बहुत सारे वो जो है बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते थे, जैसे कि स्किल, टैक्ट वगैरह, इंटेलिजेंस वगैरह, इन सब के काम जो है किया करते थे, जिसको यहाँ पर एक वर्ड भी दिया गया है जो है ख्वाजसारा, जो कि एक तरीके से गार्ड्स के तौर पे, सर्वेंट्स के तौर पे काम करते थे। और कभी कभी यहाँ पर ये वुमेन्स के लिए भी एक तरीके से एजेंट्स के तौर पे काम करते थे, जैसे कोई सामान वगैरह मंगाना हो या कुछ काम करना हो छोटा मोटा, तो वो भी यहाँ पर वो करते थे। तो गाइस यहाँ पर एक अनोखी बात ये भी है कि जो मुगल प्रिंसेस हुआ करती थी उन लोगों का कॉमर्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता था। तो नूरजहां के बाद जो क्वींस थी मुगल रूलर्स की, जो प्रिंसेसेस थी, उनको यहाँ पर कुछ काम सौंप दिया गया, ऑफिशियल रिसोर्सेज वगैरह, काम वगैरह, जैसे कि यहाँ पर दो नाम भी दिए गए हैं, जहां आरा और रोशन आरा, जो कि डॉटर्स थी शाहजहां की। उनको यहाँ पर गाइस एनुअल इनकम्स के ऊपर काम करना होता था। इसी के साथ साथ जो जहां आरा थी उनको यहाँ पर रेवेन्यू मिलता था पोर्ट सिटी ऑफ सूरत से, जो कि हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ओवरसी ट्रेड था। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन्स वगैरह को भी कई सारे काम जो है अलॉट किए गए थे, और इन्हीं रिसोर्सेज में एक्सेस उन सब का, वुमेन्स वगैरह का या प्रिंसेस का, या हम कह सकते हैं वाइफ, मुगल वाइफ्स का या प्रिंसेस का, इन्हीं सब रिसोर्सेज की एक्सेस होने की वजह से उन लोगों ने अपना पर्सनल बिल्डिंग्स वगैरह भी बनवाई थी, गार्डन्स वगैरह भी बनवाई थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई मुगल प्रिंसेस की कॉमर्स में। अब हम बात करें यहाँ पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो जहानारा जिनकी हम बात कर रहे थे उन्होंने बहुत स्पेशल इंटरेस्ट लिया यहाँ पर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट में, खास करके यहाँ पर शाहजहानाबाद में, जो कि मैं अभी बात कर रहा था जो है पुरानी दिल्ली आज का जो रीजन आप कह सकते हैं। तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की उन्होंने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया। डबल स्टोरी आर्ट की जो है कारवा वगैरह बनवाया, गार्डन वगैरह बनवाया, जो चांदनी चौक का बाजार है जो कि मेन सेंटर ऑफ ट्रेड है, वो भी यहाँ पर जहानारा द्वारा बनाया गया था। ये आपको जरूर से जरूर याद रखना है। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर इंपीरियल ऑफिसर्स की भर्ती के बारे में कि यहाँ पर मुगल एम्पायर में किस तरीके से जो मुगल नोबिलिटी हुआ करती थी या जो इंपीरियल ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनका किस तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती थी, तो गाइस यहाँ पे जो अकबरनामा था अबुल फजल, उन्होंने काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड की है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें जो कॉप्स हुआ करते थे, ऑफिसर जिनको हम नोबिलिटी कहते थे मुगल एम्पायर में, उनको जो है यहाँ पर डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से उनको यानी भर्ती किया जाता था। और ये इसलिए किया जाता था ताकि अलग अलग जो डाइवर्स एथनिक रिलीजियस ग्रुप्स के लोग हैं, ताकि इनकी तरफ से, इनके ग्रुप की तरफ से कोई हमें अटैक ना हो या कोई साजिश ना बनाई जाए। जो यहाँ पर इंपीरियल ऑफिसर्स थे उनको यहाँ पर कोर्ट हिस्टोरियंस ने एक तरीके से यहाँ पर गुलदस्ता के तौर पर, यानी हमारे पूरे किंगडम के फ्लावर के तौर पर दर्शाया गया है। अब ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर फॉर द इंपीरियल सर्विस ईरानियन एंड तुरानी नोबल्स वर रिक्रूटेड। अब अकबर के टाइम पे जो ज्यादातर यहाँ पर ऑफिसर्स होते थे इंपीरियल सर्विस के लिए, उनमें ज्यादातर जो है ईरानी होते थे या तो तुरानी होते थे। और गाइस जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो 1560 के बाद ऐसा बताया जाता है कि दो जो है ग्रुप ऑफ इंडियन नोबल्स यहाँ पर उभर कर सामने आ गई मुगल एम्पायर में, और ये जो है यहाँ पर सर्विस में शुरू हुई। तो पहले यहाँ पर जो ग्रुप था वो था राजपूत का, दूसरा जो ग्रुप था वो था मुस्लिम का। और मुस्लिम में खास करके शाहीजादा, ये जो है दो ग्रुप यहाँ पर मुस्लिम के अंदर, शाहीजादा ग्रुप और यहाँ पर पहला जो ग्रुप था वो राजपूत। ये दो ग्रुप यहाँ पर मुगल सर्विस में ज्यादा मतलब ज्यादा आगे आने लगे, यानी इंपीरियल ऑफिशियल्स में सबसे ज्यादा पोस्ट इनको मिलने लगी। और राजपूत में यानी पहले ग्रुप में जो सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था वो थे राजा भरमल कशवाहा अंबर के, जिनकी डॉटर के साथ अकबर ने जो है शादी की थी। और यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पे भी राजपूत को अलग अलग हाई पोजीशंस में रिक्रूट किया गया था। और इसी के साथ साथ औरंगजेब के टाइम पे मराठास वगैरह को भी यहाँ पर बहुत साइजेबल नंबर में ऑफिसर्स की पोस्ट पे भर्ती उन लोग भी
की गई थी। और उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर औरंगजेब के टाइम पे भी राजपूत वगैरह की हायर पोजीशन में रिक्रूटमेंट की गई थी। और प्लस यहाँ पर जो मराठास थे उनकी साइजेबल नंबर में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑफिसर्स की पोस्ट पर भर्ती की गई थी। अब अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग ऑफिस वगैरह होती थी, गवर्नमेंट ऑफिस होते थे, डिपार्टमेंट होते थे मुगल के। तो उस टाइम पे यहाँ पर एक और डिपार्टमेंट था जिसका नाम था मनसबदारी सिस्टम। तो यहाँ पर जिन जिन ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता था मुगल एम्पायर में, उन सबको कुछ ना कुछ रैंक दी जाती थी और उसी रैंक को कहते थे हम मनसब, जिसको हम कह सकते हैं दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन के तौर पर हुआ करती थी। और गाइस इसी के हिसाब से उन लोगों की सैलरी वगैरह भी डिसाइड किया जाता था। अब इसी के साथ साथ एक और टर्म है जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया जाता था, वो था सवार। 17वीं सेंचुरी में जो मनसबदार था उनको यहाँ पर 1000 जात, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक इंडिकेटर था पोजीशन का कि भाई जितना ज्यादा जिसको जात मिलेगा वो उतना ज्यादा यहाँ पर नोबल के तौर पर रैंक किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा 17वीं सेंचुरी में बताया जाता है कि 17वीं सेंचुरी में एक ऐसा मनसबदार था जिसको यहाँ पर 1000 जात मिला था, जो कि एक तरीके से नोबल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम अमीर भी कह सकते हैं। तो गाइस अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि नोबल्स जो है वो किस तरीके से यहाँ पर अपना मिलिट्री सपोर्ट किंग्स वगैरह को शो करते थे, तो अगर हम बात करें जो नोबल्स थे उन्होंने अपनी आर्मीज वगैरह देते थे, अपनी मिलिट्री कैंपेन्स में जो है पार्टिसिपेट करते थे। जो भी यहाँ पर एम्पायर की प्रोविंसेस होते थे उनमें जाके यहाँ पर अगर कोई वॉर की सिचुएशन आती थी या कन्फ्लिक्ट होता था तो अपनी जो मिलिट्री सर्विस है वो जाके दे देते थे। अब यहाँ पे जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन सबको रिक्रूट किया जाता था और उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जो फैसिलिटीज वगैरह है वो भी दिया जाता था और यहाँ पर उन लोग को अच्छे से ट्रेनिंग की जाती थी ताकि वो मुगल आर्मी में अच्छे से यहाँ पर वॉर कर सके। और नोबल्स वगैरह को यहाँ पे हॉर्सेस वगैरह को भी मेंटेन करना होता था और हॉर्सेस वगैरह में एक यहाँ पर दाग का सिस्टम भी होता था जहाँ पर एक इंपीरियल मार्क लगाया जाता था, जिससे पता चलता था कि हाँ भाई ये वाला जो घोड़ा है ये इस पार्टिकुलर जो है नोबिलिटी के रीजन से बिलोंग करता है। अब इन सारी की सारी सर्विसेज को देने के बाद जाहिर सी बात है जो लॉयल्टी है किंग्स के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ती थी और जो जितना ज़्यादा लॉयल होता था उसको उतना ज़्यादा यहाँ पर पावर, वेल्थ और रेपुटेशन मिला करती थी। और गाइस अगर हम ये बात करें कि मिलिट्री सर्विस में जो यहाँ पर मिलिट्री में काम करने वाले लोग थे उन लोग को यहाँ पर रिक्रूटमेंट कैसे मिलती थी, यानी उन लोग का सिलेक्शन कैसे होता था। तो यहाँ पर जो पर्सन होते थे सबसे पहले उन्हें यहाँ पर जो नोबल्स होते थे वहाँ पर अपनी पेटिशन डालनी होती थी, यानी वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डालनी होती थी। अगर उनकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई तो उस मनसब से वहाँ पर उसे ग्रांट किया जाता था। अब यहाँ पर जो पे मास्टर जनरल होते थे जिनको मीर बख्शी भी कहा जाता था, वो यहाँ पर ओपन कोर्ट में खड़े होकर जो भी यहाँ पर एम्परर के सामने जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं, प्रमोशन ऑर्डर है, उन सबको सुनाया करते थे सील के साथ, यानी जो ऑफिस की सील होती थी उस टाइम पे सील और सिग्नेचर के साथ। इसी के साथ साथ यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज भी थी। एक मिनिस्ट्री थी दीवाने आला और दूसरी मिनिस्ट्री थी यहाँ पर सदरुस सुदूर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दीवाने आला को फाइनेंस मिनिस्टर और सदरुस सुदूर को कहते हैं मिनिस्टर ऑफ ग्रांट और मदद माश, जो कि हम कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस और काजीज। अब यहाँ पर 3 मिनिस्ट्री जो होती थी वो एक साथ आती थी एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर, जो कि इंडिपेंडेंट हुआ करती थी एक दूसरे से। अकबर इन सारी के सारी मिनिस्ट्रीज के साथ और एडवाइजर के साथ अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल और मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है उन सबको मैनेज किया करते थे। तो गाइस ये है कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो कि आपको यहाँ पर इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, और नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो है सैंपल क्वेश्चन के साथ इस पूरा का पूरा जो पीपीटी है इसका नोट्स फॉर्म में, मैं यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में आपको इसका पूरा का पूरा जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा पूरी की पूरी पीपीटी का। तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप सबको इन सारे के सारे सैंपल क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे आपके टर्म सेकंड एग्जामिनेशन के लिए। गाइस इन सबको आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। ये काफी चैप्टर जो है काफी लॉन्ग हो रहा था, इसलिए एक दो टॉपिक जो मिनी टॉपिक्स हैं वो सब आप यहाँ पर नोट्स में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। हालांकि जितना भी मेजोरिटी ऑफ टॉपिक है वो मैंने इस चैप्टर से कवर कर लिया है। अगर तब भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी हमने चैप्टर्स की वीडियोस डाली हैं, उसको भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।